हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्धन साइंसपीडिया। तो यहाँ पे जो आज मेरा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस इन केस ऑफ अ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज द SN2। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द SN1 रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो SN2 रिएक्शंस है, अगर आप SN2 रिएक्शन में एक रिएक्शन कंसिडर करो दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ अ मिथेनॉल एंड सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शंस आप देखोगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अ मिथाइल ब्रोमाइड दैट इज द एल्काइल हैलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट मीन्स जो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा वो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अ डिपेंड ऑन अ मिथाइल ब्रोमाइड दैट इज अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अगर मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ इंटरमीडिएट दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रही है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से इसको हम ट्रांजिशन स्टेट नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे, और जो ये स्टेप है दिस इज अ स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप किसके बीच में हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड। दैट्स वाई जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। देन फर्दर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट and this is a product. The reactant energy is greater than as compared to the potential energy of the product. और यहाँ पे activation energy, there is a need of a large activation energy to convert the reactant to a product, and at that energy state where the transition state is formed, in that case the intermediate has a large amount of energy. So that's why this step is the slowest step, because कि यहाँ पे आपके जो रिएक्टेंट को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो दैट कि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। सो दैट्स वाई दिस स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि दिस स्टेप इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि यहाँ पे स्टेप, इस वाले स्टेप में देयर इज अ नीड ऑफ द energy, external energy. So in a transition state, partially bond formation take place between carbon and hydroxyl, and partial bond cleavage takes place between a carbon and halogen. That is कि यहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इन दोनों के बीच में बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज होगी। अगर यहाँ पे हम इसके हाइब्रिडाइजेशन देखें ट्रांजिशन स्टेट की, तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन है ट्रांजिशन स्टेट की दैट इज अ sp2 sp2 that means one of the s orbital and two p orbital participate to a formation of a sigma bond, and one of the p orbitals of the carbon atom that is present in an unhybridized state, and that orbital is occupied by the simultaneously of the attacking nucleophile as well as the leaving group. In that case, in that state, the hybridization of a sp2, and if we consider the geometry, and that geometry is a trigonal bipyramidal. That means these are lying in a plane and these are lying in a perpendicular to this plane. So if we consider the
lifetime for a transition state, and that lifetime is a 10 raised to power minus 12 second. That is a very very small. So after that there is a immediately formation of the product, and the energy of the potential energy level diagram, the energy of the product is suddenly decrease, because at that state the energy time period for a transition state to maintain that state, that is a minus 12. As this state is achieved, the bromide ion is released with a pair of electrons, and hydroxyl ion is easily attached to this carbon atom, and formation of the product that is correspond to a methyl alkyl halide. So next is a stereochemistry और ओरिएंटेशन ऑफ अ SN2 रिएक्शन. स्टीरियोकेमिस्ट्री या ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस करना है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे प्रॉपर्ली अटैक करता है, आइदर इन द पोजीशन ऑफ अ लिविंग ग्रुप और बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स from a backside of the living group. Thus the configuration of the molecule obtained from this mechanism, that is a inverted. So यहाँ पे ये डिस्कस बोला हुआ है कि जो SN2 रिएक्शन में जो भी हमें कन्फिगरेशन मिलती है ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज शुड बी अ इन्वर्टेड. वो कौन से होते हैं? इन्वर्टेड. सो दैट इन्वर्जन ऑफ अ कन्फिगरेशन इज नोन एज अ वाल्डन इन्वर्जन. जो ये कन्फिगरेशन होती है इसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज अ वाल्डन इन्वर्जन. तो यहाँ पे जैसे ये अल्काइल हैलाइड, दैट इज ऑक्टेन अल्काइल ब्रोमाइड, इसमें अगर आप OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे इन SN2 मैकेनिज्म, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द octanol बट इन ऑपोजिट सिमेट्री. मीन्स यहाँ पे जो आपके पास रेक्टन में जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर देखो इस कंपाउंड की रेक्टन में, तो ये जो आपका लिबोरोटेटरी नेचर है, बट प्रोडक्ट में यही जो आपका कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रोडेटरी. मीन्स की जो ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड है वो क्या हो रही है? इन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है. सो दिस इन्वर्जेंस कैन बी ऑल्सो प्रूव्ड बाय द आइसोटॉपिक लेबलिंग. आइसोटॉपिक लेबलिंग में कि इसमें हमने क्या किया कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको लेबल कर लिया. लेबल्ड आयोडीन एटम मीन्स की जो हमने ये वाला जो आयोडीन एटम लिया है वो हाई आइसोटॉप का लिया है, मे बी 127. ठीक है. इस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जो लेबल्ड आयोडीन है, इसके जो प्रोडक्ट में जो फॉर्मेशन बनेगी हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट जो SN2 रिएक्शन है वो बाकी आपका जो इन्वर्जन कन्फिगरेशन से वाला मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है या नहीं. तो यहाँ पे जैसे हमने ये मैकेनिज्म किया तो हमें क्या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की डिफरेंट मिली. नो डाउट ऑक्टेन आइडो ऑक्टेन ही था, इसमें भी आपके प्रोडक्ट में भी आइडो ऑक्टेन ही था, 2 आइडो ऑक्टेन. बट यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिवनेस है वो क्या हुई? ऑपोजिट है. जैसे ये लिबोरोटेटरी है तो ये हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेक्स्ट्रोटेटरी में मिला. तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो SN2 मैकेनिज्म है दैट फॉलोज अ इन्वर्जन और वाल्डन इन्वर्जन. नेक्स्ट जो है दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शंस के फैक्टर अफेक्टिंग, फर्स्ट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इन द अल्काइल हैलाइड. रेट ऑफ रिएक्शंस है वो अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है. एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द ट्रांजिशन बिकम्स इंक्रीजेस क्राउडेड एंड नोन एज अ स्टेरिक हिंड्रेंस. सो यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आपका अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज होगी. सो यहाँ पे जो इसकी साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप को इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि एज अ जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अगर ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा बल्की होगी या बहुत ज्यादा बल्की या क्राउडेड होगी तो उससे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी. सो दैट केस में आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबलाइज इतनी ज्यादा नहीं होगी. सो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो क्या हो? स्मॉल इन नेचर या स्मॉल इन ग्रुप में हो. Next is the nucleophilicity and the strength of a nucleophile. So greater the nucleophilicity of the nucleophile, more rapid it's a SN2 reaction. जितना ज्यादा अच्छा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी. अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मीनिंग? दैट इज द एबिलिटी टू डोनेट द पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बन एटम. सो जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए?
गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीरीज है, आपका जो साइनाइड है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू आयोडाइड, देन इथोक्साइड, देन क्लोराइड एंड सो ऑन अप टू ट्राइमिथाइल अमाइन। सो यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड का केस डिस्कस कर रहे हैं या फिर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये आपके जितने भी ये है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल एज अ वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स है इन सब में इनकी मैक्सिमम टेंडेंसी है कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, और लोन पेयर अगर डोनेट करने का मीन्स ये है कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम की तरफ डोनेशन कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड नहीं होते और रेडली अवेलेबल होते हैं, सो दैट कि वो SN2 मैकेनिज्म इजिली कर सके। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग दैट इज अ नेचर ऑफ द हैलोजन एटम इन अ एल्काइल हैलाइड। सो बेटर द लिविंग ग्रुप मोर स्टेबल इज द ट्रांजिशन स्टेट। जितना अच्छा आपका लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा क्या होगा, आपकी ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबल होगी, ठीक है। दैट स्टेबिलिटी ऑफ एन एनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। जो आपके एनाइन की स्टेबिलिटी है दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, या वो किस पे डिपेंड करेगा, या फिर आपके जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का एनाइन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, बेसिसिटी पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप आ रहा वीकेस्ट बेस, तो यहाँ पे जो आपका फ्लोराइड है वो वीक बेस है एज कंपेयर टू क्लोराइड, देन क्लोराइड इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू आयोडाइड। सो यहाँ पे जो आयोडाइड है वो सबसे कम बेसिक इन नेचर है। So hence the order of the reactivity of a alkyl halide having a same alkyl group but a different halogen is according to this। तो यहाँ पे जो आपका ये आयोडाइड वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। क्योंकि जो आपका आयोडाइड है वो क्या करेगा, इजिली नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पे जो आपके ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या होती है, लेस पोलर इन नेचर होती है, ठीक है। अगर वो लेस पोलर इन नेचर है इट मीन्स जो सॉल्वेंट है उसकी जो पोलैरिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट हाई पोलैरिटी का यूज कर रहे हो देन वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। सो फॉर द रिएक्शन ऑफ SN2 मैकेनिज्म द सॉल्वेंट शुड बी अ लेस पोलर so that they stabilize the transition state। Highly polar solvent slows down the reaction, it means less polar solvent क्या करेगा, enhance the rate of a reaction। Next is the second, that is the SN1 reaction और unimolecular nucleophilic substitution reaction। अब जो रिएक्शन का नेम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी और सब्स्टिट्यूशन के बीच में, तो इसमें दैट इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें हम, ये वाला आपका टर्शियरी ब्यूटाइल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है विद द रिमूवल ऑफ अ KBr, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रही है इंस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे रीजन क्या है वो हम देख लेते हैं। जो SN1 रिएक्शन है इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर ये आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपका जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है कार्बोकेटाइन में। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ये कार्बोकेटाइन है वो फर्दर अटैक किया जाता है बाय द न्यूक्लियोफाइल एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेप है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप और रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ही कंसिडर की गई है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ
एल्काइल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन वी कैन से दैट अ वन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसमें देखें तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है. इसमें क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, देन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और सेंटर में आपके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो स्टेट है वो जनरेट हो रही है. इसमें क्या कि अगर आपने रिएक्टेंट ने इस इंटरमीडिएट स्टेट को अचीव करना तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको हाई चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है आपका दैट इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कि इस ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए देन कन्वर्ट टू अ इंटरमीडिएट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन को क्या चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ द एक्टिवेटिंग एजेंट. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज अ रेट determining step or that step is a rate determining step. So that's why rate of a reaction is only on depends upon the concentration of the reactant. और जो नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप में जो आपका जो पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन है और जैसे वो आपके ब्रोमाइड के साथ या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है तो इसमें क्या है, ये रिएक्शन जो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो ये एक्टिवेशन एनर्जी वो भी क्या चाहिए, कम चाहिए टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ वेरी वेरी फास्ट. ये जो आपका स्टेप है वो क्या बहुत फास्ट होगा. सो इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप पे डिपेंड करेगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड की आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो किस नेचर का है उसी पे ही डिपेंड करेगा. So, first step is a highly endothermic. Hence, a transition state corresponding to this state is has a high activation energy. Or that step involves the ionization of alkyl halide to form the carbocation as an intermediate. Because of this high energy transition state, we are considered that step in a rate determining step. But in a second step, there is a involving the attack of a nucleophile on the intermediate, and this is a highly exothermic and transition state corresponding to this has a low energy. So this explains the strength or the concentration of the nucleophile does not affect the rate of a SN1 reaction. So जो ये है वो डिपेंड एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पे. इट मींस आपका न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा तो भी आपका SN1 रिएक्शन इजिली फेवरेबल होगा. नेक्स्ट अगर हम ओरिएंटेशन देखें SN1 की रिएक्शंस की, देन SN1 रिएक्शंस में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है, दैट इज अ प्लेनर कार्बोकेटाइन. सो प्लेनर कार्बोकेटाइन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है आइदर लोब, आइदर फ्रॉम अ फ्रंटल और अ बैक. सो इन दैट केस optically active compound gives a racemic mixture that is a 2 equal amount of the enantiomers. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट है, यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे OH आइदर वो फ्रंटल अटैक कर सकता है, ठीक है, या फिर वो बैक साइड ऑफ द कार्बन ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में अटैक कर सकते हैं. अगर वो फ्रंटल से अटैक करेगा तो आपके पास पॉजिटिव आइसोमर एनेंशियोमर बनेगा, अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव एनेंशियोमर्स बनेगा. ठीक है, मींस कि यहाँ पे दोनों एनेंशियोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट की भी और सेकेंड की भी. एनेंशियोमर्स हम इसलिए इसको बोले क्योंकि दे बोथ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कि ये क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रही है. ठीक है ना, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर मीन्स जिसमें 50% आपका एक एनेंशियोमर होता है, 50% ही आपका दूसरा एनेंशियोमर होता है. ठीक है, सो इन एक्चुअल द कंप्लीट रेसिमी, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रिएक्शन में एक्चुअल में ऑब्जर्व ये किया गया कि जो कंप्लीट रेसिमाइजेशन नोट ऑब्जर्व्ड, इसमें क्या होता है एक कंपोनेंट ज्यादा लार्ज एक्सटेंट में बनता है और दूसरा जो है वो माइनर अमाउंट में बनता है. मींस कि मे बी सम पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ पे जो
इन्वर्टेड आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, इन्वर्टेड आइसोमर की फॉर्मेशन मीन्स कि यहाँ पे इन्वर्जेंस हमें मिल सकती है। इन्वर्जेंस क्यों मिल सकती है? बिकॉज यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है सॉरी इलेक्ट्रोनिक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के रिमूव होने से पहले ही अटैक कर देता है। मीन्स कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के रिमूव होने से पहले ही अटैक कर देता है। इट मीन्स यहाँ पे फ्रंटल में अटैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो ये प्रेफर जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेफर करता है वो बैक साइड, कार्बन के बैक साइड से ही अटैक करे। सो एज अ रिजल्ट बैक साइड अटैक इज अ समवट मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू द फ्रंटल। सो अगर SN1 रिएक्शंस में देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन अ SN1 रिएक्शन। सो यहाँ पे जो आपके ट्रांजिशन स्टेट दैट इज अ इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज अ मोर पोलर इन नेचर। अगर वो ज्यादा पोलर इन नेचर है, नेचुरल, तो आपके पास जो सॉल्वेंट भी है वो भी क्या होना चाहिए? पोलर। सो मोर पोलर सॉल्वेंट दैट विल बी एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ये आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है या बोल सकते हो कार्बोकेटाइन है, वो क्या कर रहा है? इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है बाय द पोलर सॉल्वेंट। सो मोर इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, stronger is the solvation forces, faster is the ionization, and thus more possible to the S1 reaction. So hence a polar reaction favors the polar solvent favors the SN1 reaction. Second is the effect of the strength of the nucleophiles. तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहा है, ना तो वो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे भी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए टू फॉर द कन्वर्जन। दैट मीन्स दिस न्यूक्लियोफाइल हैज नो एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द SN1 रिएक्शन। सो SN1 में इसकी जो कंसंट्रेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सो स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल हैज अ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि रेट ऑफ द रिएक्शन पे आपका न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं है। थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ द एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड का देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा फेवर करते हैं फॉर अ SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकेटाइन। जो आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है आफ्टर रिमूवल ऑफ द हैलाइड आयन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन, और टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू अ प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन। सो दैट्स व्हाई अल्काइल हैलाइड हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द SN1 mechanism. Next is the effect of the nature of the leaving group. Again, formation of a carbocation is only on the removal of the leaving group. Better is the leaving group, lesser is the activation energy need to get to leading to a transition state of the carbocation, and more will be easily to form the product. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप आपका पोर लिविंग ग्रुप है देन उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, सो दैट कि हम उस ट्रांजिशन स्टेट को अटेन करने के बाद इंटरमीडिएट वाली स्टेट को अटेन कर सके। सो जितना ज्यादा आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी आप एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा कम लगेगी टू अचीव दैट ट्रांजिशन स्टेट ऑन दैट कन्वर्टेड टू इन्वर्टेड इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट अल्काइलाइड है, जो आपका आयोडाइड है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू फ्लोराइड। कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जाए तो इट मीन्स आपका आयोडाइड अल्काइल जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू आपका RF। ठीक है, तो मीन्स कि अल्काइल हैलाइड में अगर आयोडाइड का देखा जाए तो वो बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू फ्लोराइड इन केस ऑफ अ सेम अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका SN1 और SN2 रिएक्शन विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड ओरिएंटेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, जो कि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में एज वेल एज आपके फार्मेसी के सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में यह टॉपिक जो है प्रॉपरली कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।